नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हमने क्लास भी शुरू कर दी है। इसके पहले हमने फर्स्ट टॉपिक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है और आज हम कवर करेंगे उसकी दूसरी टॉपिक यानी वैदिक संस्कृति या फिर जिन्हें आप कहते हो वैदिक सभ्यता। मेरे प्यारे भाई, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस जारी किया गया है, उसमें भारतीय इतिहास का सेकेंड टॉपिक वैदिक संस्कृति दिया हुआ है, तो इसे हम आज कवर करने वाले हैं। और गाइस, इसके पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ लिया है, इसकी प्रैक्टिस भी मैंने कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे यूपी पेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। गाइस, आप सभी जानते हैं कि जो यूपी पेट है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल एस सी या फिर समूह गा के अंतर्गत कोई भी भर्ती आती है तो उसमें पीटी अनिवार्य किया गया है। जब तक आप पीटी को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसमें फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको पीटी पास करना ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको क्लास भी देखना ज़रूरी है। आप हर एक क्लास को देखिए और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिए। आइए गाइस, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, कठिन रास्तों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कठिन रास्ते जो हैं ये अक्सर खूबसूरत मंजिल की तक लेकर जाते हैं। दैट मीन्स से हुआ मेरे प्यारे भाई, अगर आज आपको जो पढ़ाई ये बोर लग रही है ना, अगर आप आज इस गाइस मेहनत से या कहा जाए इस संघर्ष से आज अगर आप उभर जाएंगे तो ये मान कर चलो आगे आने वाली आपकी पूरी लाइफ सेटलमेंट हो जाएगी, पूरी लाइफ आपकी गाइस खुशहाल में जी लेगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई पूरी मेहनत के साथ लगे रहो, पूरी ताकत लगा दीजिएगा इस बार यूपी पेट के लिए, और अच्छे परसेंटाइल के साथ आपको इस बार क्वालिफाई करना है। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वैदिक सभ्यता को। आपको मैं एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, सो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद आपकी दूसरी टॉपिक शुरू की जाएगी, यानी कि उसके बाद आपका शुरू होगा बौद्ध धर्म, जिसमें हम गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, अभी आपके पास समय है। आप गाइस बिल्कुल स्थिरता के साथ धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम किया गया गाइस खतरनाक सिद्ध होता है, तो जल्दबाजी करके बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। देखो, मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि आज मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाने वाला हूं। हालांकि गाइस, मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है। गाइस, जो मैंने नोट्स आपके लिए बनाया है ये मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि हमारी राइटिंग जो है यानी लिखावट जो है थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाइएगा, क्योंकि गाइस हमारी राइटिंग शुरू से ही अच्छी नहीं थी। जब मैं क्लास 10-12 में पढ़ता था तभी हमारी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मेरे मार्क्स भी कट जाया करते थे। तो गाइस, अगर आपको हमारी लिखावट अच्छी नहीं लगती है तो कृपया माफ़ कीजिएगा, और गाइस मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाना, ठीक है। लेकिन मैंने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है, अच्छे ढंग से मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से लिखा है। भले ही आपको लिखावट अच्छी ना लगे, लेकिन अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर, आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि लिखावट पर गाइस कुछ भी आप टिप्पणी ना कीजिएगा। अगर आपको हमारी कहीं भी लिखावट में गड़बड़ी है तो कृपया माफ़ कीजिएगा, मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर ये वैदिक इस प्रकार से लिखना चाहिए, ये वैदिक थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए माफ़ करना। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। याद रखना, वैदिक काल जो है गाइस इसको दो भागों में बांटा गया है। और जो वैदिक है गाइस, इसका जो शब्द है वैदिक शब्द जो है ये वेद से बना है, और इस वेद का अर्थ होता है ज्ञान। याद रखना, और दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, इसमें गाइस ऋग्वेद के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में जिक्र किया गया, मतलब इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और ये जो है गाइस ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य तक के काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है गाइस वो है उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो याद रखना, जो उत्तर वैदिक काल होगा ये है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल का समय बताइए, तो आप याद रखना 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर देखो गाइस, जो वैदिक सभ्यता का निर्माता है ये आर्य को माना जाता है। याद रखना,
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है, तो याद रखना वैदिक सभ्यता का निर्माता जो है ये आर्य को माना जाता है। और जो आर्य है मेरे प्यारे भाई, ये जो आर्य है, इस आर्य जो है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी भाषा के आधार पर आर्य जो है गाइस ये श्रेष्ठ है। ये गाइस यहाँ पर कोई ना तो धन की श्रेष्ठ की बात की गई है और ना ही यहाँ पर ताकत में बात की गई है। जो आर्य है ये भाषा के रूप में यानी गाइस कहा जाए तो विद्वता में श्रेष्ठ मानी जाती थी। आर्य जो है ये एक संस्कृत शब्द है, याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे प्यारे भाई कि जो ये आर्य हैं इनके मूल निवास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता का निर्माता जो है ये आर्य को माना जाता है, इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखो ये वीडियो जो है ये आपकी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप कृपया अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर दूं, चाहे 1 घंटे की क्लास क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा। जो गाइस यहाँ पर पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, मैं सारे टॉपिक इसी में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ मेरे प्यारे भाई आर्य के बारे में, तो एक थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे ये गाइस मध्य एशिया से भारत में आए थे, ठीक है। और सबसे पहले ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे, ओके। तो आर्य जो थे ये मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया यानी ईरान से लगभग आए हुए थे। अगर यही बात करें मेरे प्यारे भाई डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो आर्य थे ये आल्प्स पर्वत यानी यूरेशिया से आए थे। आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए थे। फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा मध्य एशिया से, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा यूरेशिया से, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आर्कटिक से, और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा नन ऑफ दीज। तो गाइस आप जानेंगे तभी तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखना अगर पूछा जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो याद रखना ये आल्प्स पर्वत जो कि यूरेशिया में पड़ता है यहाँ से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य आए थे ये आर्कटिक जो कि उत्तरी ध्रुव से मिलता है, तो आर्य जो है गाइस ये आर्कटिक से आए थे। तो वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो है ये भारत में तिब्बत से आए थे। लेकिन अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से या गाइस कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो मान्यता है ये मैक्स मूलर के सिद्धांत को ही मिली है। मैक्स मूलर के अनुसार जो बताया गया वही मिला है। तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आर्य आए थे। सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो इन्हीं को मिलती है। अगर गाइस आपसे ये केवल और केवल एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, तिब्बत से, आर्कटिक से, या फिर गाइस कहा जाए आपसे उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। तो आप बताएंगे मध्य एशिया से। जब आपसे पूछा जाएगा मैक्स मूलर के अनुसार, संपूर्णानंद के अनुसार, या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, या स्वामी दयानंद, या फिर गाइस जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अनुसार अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप अलग से बताइएगा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। फिर देखो गाइस इसके बारे में बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। जो गाइस वैदिक सभ्यता है इसमें एक साहित्यिक स्रोत एक पुरातात्विक स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें साहित्यिक स्रोत, क्योंकि गाइस जो वैदिक है ये भी साहित्यिक से ही रिलेटेड है। दो साहित्यिक स्रोत में जो सबसे प्रमुख है वो है गाइस वेद, और वेदों की संख्या कुल मिलाकर के 4 है, आप सभी जानते ही हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबसे प्राचीन वेद है, और इसके जो संकलन करता है गाइस ये कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। तो गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि वेद व्यास के संकलन करता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद है इसके संकलन करता, या ऋग्वेद जो है इसको किसने रचित किया, लिखा किसने। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और इस वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल तो वहीं 1028 सूक्त या फिर मंत्र हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो याद रखना ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, और गाइस 1028 सूक्त या फिर 1028 मंत्र इसमें शामिल हैं, ओके। फिर देखो गाइस इसमें जो सबसे नया मंडल है वो है पहला और 10वां, क्योंकि गाइस आप याद रखना है जो ऋग्वेद है इसमें दूसरे से लेकर के 9 मंडल तक पहले लिखे गए थे, और पहला और 10वां मंडल जो है गाइस ये बाद में इसे इसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो इसीलिए जो इसमें नया मंडल है वो है पहला मंडल, और 10वां मंडल जो है ये इसमें नया मंडल है। तो गाइज यहाँ पर कुछ प्रमुख मंडल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो गाइस मैंने भले ही स्पष्ट ना लिखा हो, भले ही मेरी राइटिंग या लिखावट स्पष्ट ना हो, लेकिन बहुत ही मैंने अच्छे ढंग से बहुत ही गहराई तक मैंने आपके लिए गाइस यहाँ पर लिखा है, ताकि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे छूट कर ना आए, क्योंकि आप एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के
सब्सक्राइबर्स हो, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के परिवार के हो, तो गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पर ना छूटे। देखो जो तृतीय मंडल है गाइस, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है ये किसमें संकलित है, तो याद रखना ऋग्वेद में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो याद रखना ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार या गायत्री मंत्र को किसने लिखा, तो याद रखना विश्वामित्र ने लिखा। ठीक है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं बिल्कुल। फिर देखो दशराज युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है 7वें मंडल में, सोम देवता के बारे में जिक्र किया गया है 9वें मंडल में, और सबसे पहली बार जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है ये मिलता है 10वें मंडल में। गाइस जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जो है गाइस ये कर्म पर आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का मतलब होगा गाइस की जो जाति पात है ये कर्म पर आधारित है कि जिस प्रकार से आप काम करेंगे उस प्रकार से आपको वर्ण व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर आप गाइस मैं बात करता हूँ दूसरा वेद, वो है आपका सामवेद। ठीक है, मैंने ऋग्वेद के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं सामवेद। देखो इस वेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि संगीत का जिक्र जो है ये किस वेद में किया गया है, तो याद रखना संगीत का वेद जो है इस वेद है वो सामवेद को कहा जाता है। और इसमें सातों स्वरों का जो गाइस जिक्र है वो सबसे पहले माना गया था। ठीक है, तो 7 स्वरों का जो पहला वेद माना जाता है वह सामवेद को माना जाता है, संगीत का वेद सामवेद को ही माना जाता है। अगला वेद है आपका वो है गाइस यजुर्वेद। इस वेद में जो गाइस यजुर्वेद में जो यज्ञ विधियां इसका वर्णन मिलता है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, तो याद रखना यजुर्वेद जो है गाइस ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला गाइस जो आपका सबसे बाद का वेद है या गाइस कहा जाए जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण इन सभी का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। और गाइस जो अथर्ववेद है इसमें को गाइस ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद भी माना जाता है या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद किस वेद को कहा जाता है, तो याद रखना अथर्ववेद को। और सबसे बाद का वेद जो है ये अथर्ववेद को माना जाता है। और सबसे पुराना वेद अगर आपसे कहा जाएगा तो आप बताएंगे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके, अब गाइस हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका मतलब पूर्व वैदिक काल है, क्योंकि आपने देखा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। कुछ वहाँ पर जो विशेषताएं थी, कुछ प्रमुखताएं थी गाइस, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैंने यहाँ पर पहले इसे कवर कर लिया। देखो पूर्व वैदिक काल में गाइस देखो कोई भी काल हो या कोई भी गाइस सभ्यता हो, इसमें 4 चीजें मुख्य होती हैं। पहला होता है आपका राजनीतिक जीवन, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पहले समझाता हूँ फिर आप समझने की कोशिश कर लेना। फिर आपका होता है गाइस सामाजिक जीवन, कोई भी गाइस हो उसमें आपका होगा सामाजिक जीवन। फिर आपका होता है आर्थिक जीवन, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और फिर होता है आपका धार्मिक जीवन। तो ये 4 चीज़ें मुख्य होती हैं कोई भी काल या कोई भी सभ्यता हो या भी गाइस कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल या जिन्हें आप ऋग्वैदिक काल भी कहते हो, इसका काल जो ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। देखो इस काल में कविलयी जीवन था जिसे जन कहा जाता था। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो पूर्व वैदिक काल था इसमें कविलाई जीवन था। ठीक है, यानी कुछ कबीला हुआ करते थे, काबिले हुआ करते थे। तो गाइस जो काबिले हुआ करते थे इन्हें जन कहा जाता था। और गाइस इसमें एक राजा होते थे, मतलब जो गाइस राजन या राजा होते थे। तो जो राजा होते थे मेरे प्यारे भाई, इनके पास कोई खास अधिकार नहीं होते थे, एकमात्र सीमित अधिकार होते थे। मतलब कहा जाए तो इन्हें गाइस अपने आप में न्याय देने का, या गाइस कहा जाए तो इनके पास ज़्यादा कोई सत्ता नहीं थी या ज़्यादा कोई गाइस ताकतवर राजा नहीं हुआ करते थे। इस सभी की सहायता से ही इनको गाइस कुछ अधिकार मिलते थे। जैसे राजा की सहायता के लिए गाइस कुछ यहाँ पर समितियां बनाई गई थी, सभा बनाए गए थे, या विदथ बनाए गए थे, या फिर गढ़ बनाए गए थे। तो राजा की सहायता के लिए समिति थी, सभा थी, ये विदथ लिखा हुआ है। ठीक है, और गढ़ थे। समिति का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई आम सभा। आम सभा का मतलब ये हुआ कि गाइस इसमें कई सारे लोग मिल करके एक समिति होती थी जिसमें गाइस सभी लोग अपने अपने पक्ष रखते थे। सभा होता है गाइस ये कुलीन वर्ग के लोगों की संख्या थी, मतलब संस्था थी। मतलब कुलीन वर्ग का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो कुछ अमीर वर्ग के लोग थे उन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता था।
तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे उन्हें गाइस सभा कहा गया, ठीक है, उनकी संस्था जो थी वो सभा थी। विदत जो है गाइस ये उपज लूट पाट या गाइस कहा जाए तो इसके बंटवारा हुआ था, यानी कि गाइस कोई भी अगर लूटा पाटा जाता था, जो उपज होता था तो उसकी बंटवारा करते थे विदत के लोग। और गढ़ जो थे ये गाइस कुलीन की एक सभा थी, इसे गढ़ कहा जाता था। ओके, और यहाँ पर आप ये भी याद रखना कि जो समिति है और विदत है, यहाँ पर याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो समिति है और ये जो विदत है इसमें महिलाओं को शामिल किया जाता था। अगर कोई भी आम सभा गाइस एकत्रित की जाती थी तो इसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी, मतलब महिलाओं की गाइस कहा जाए तो इसमें जो स्थिति थी ये काफ़ी ज़्यादा उच्च थी। ओके, और गाइस इसमें कर के लिए अगर बात करें तो कर के लिए गाइस इसमें एक बलि होता था, यानी स्वेच्छा से दिया गया कर, इसमें कर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो बलि जो है गाइस ये स्वेच्छा से दिया गया कर होता था, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें अपना कर दे सकते हैं। राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता में राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो आपको ऑप्शन दिया जा सकता है रत्निन, राजन, फिर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है बलि, समिति, सभा, विदतगण, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो याद रखना रत्निन कहा जाता था, ठीक है। हमारे हिसाब से क्लास जो है गाइस ये थोड़ी आपकी लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर देखो गाइस आपका दूसरा आता है सामाजिक जीवन। देखो समाज जो था गाइस एक समतावादी था, ठीक है, और इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। मैंने आपको भी बताया गाइस कि जो वर्ण व्यवस्था ये कर्म पर आधारित थी, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जिक्र किया गया है। सबसे पहले मैंने ऋग्वेद के बारे में जिक्र किया तो मैंने आपको वहां पर बताया कर्म आधारित का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे गाइस अगर आप ज्यादा जानकार हैं, अगर आप ज्यादा विद्वान हैं तो आपको शामिल कर लिया जाता था ब्राह्मण में। अगर गाइस आप मार धाड़ में आगे, या अगर गाइस कहा जाए तो ताकतवर में अगर आप आगे होते थे तो आपको क्षत्रिय में नियुक्त कर लिया जाता था, क्षत्रिय जाति में आपको कर लिया जाता था, ठीक है। अगर वहीं गाइस हम बात करें यहाँ पर जो शूद्र होते थे, शूद्र जो है गाइस ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र होते थे ये और वैश्य, ये शूद्र और वैश्य जो है गाइस ऐसा माना जाता था कि ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये गाइस चार जातियां होती थी, एक होता था आपका ब्राह्मण, और दूसरा क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चार होते थे। और जो वर्ण व्यवस्था होती थी ये कर्म पर आधारित होती थी। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पर आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि देखो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का कर्म पर आधारित वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तब आप कहेंगे 9वें मंडल में। अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऋग्वेद का पुरुष सूक्त पर आधारित वर्ण व्यवस्था का जो आधारण है, वर्णन है, ये किस मंडल में मिलता है, तब आप कहेंगे 10वें मंडल में, ठीक है। देखो गाइस मैं पूरा यूपीएससी लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लेना, क्योंकि मैं गाइस बहुत ही गहराई तक लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि कहीं भी गाइस आपको कुछ भी दिक्कत ना पड़े, कोई भी परेशानी ना हो। तो अब देखो गाइस इसमें बात करते हैं जो गाइस यहाँ पर गाइस आप क्या पढ़ रहे हैं, देखा ही आपने, पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो दास प्रथा थी इसका प्रचलन किया गया था, मतलब दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार या कुल जो है गाइस जी ये सबसे छोटी इकाई होती थी। और जो गाइस परिवार होता था वो पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार हुआ करता था, मतलब बंटवारा नहीं होता था, ठीक है। पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें जो गाइस पीढ़ी पीढ़ी की परिवारकता थी वो गाइस बंटवारे नहीं हुआ करते थे, एक ही में रहते थे, आज के जैसा नहीं है। ओके, और बात करें स्त्रियों की स्थिति गाइस, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो स्त्रियों की स्थिति गाइस जो है इसमें शिक्षा का अधिकार था, उपनयन संस्कार और पुनर्विवाह, यानी कि अगर किसी स्त्री के या हस्बैंड या फिर गाइस कहा जाए तो उनके पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो वो पुनर्विवाह कर सकती थी, ठीक है। नियोग प्रथा थी और बाल विवाह या फिर दहेज प्रथा नहीं थी, क्योंकि आप समझते हैं कि जब पूर्व वैदिक काल था मेरे प्यारे भाई, या जो गाइस कहा जाए तो जो ऋग वैदिक काल था, या गाइस कहा जाए जो वैदिक सभ्यता थी, इसमें कहा जाए तो आर्थिक जीवन जो है ये इतना व्यापक नहीं होता था, क्योंकि इसमें गाइस ज़्यादा धन दौलत की बात होती नहीं थी और ज़्यादा ना जमीन उमीन की बात कुछ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो गाइस जब धन की बात नहीं हुआ करती थी दहेज का इसमें कुछ भी मतलब ही नहीं हुआ करता था, तो दहेज प्रथा इसमें नहीं थी और बाल विवाह भी इसमें नहीं था, ठीक है। यानी बाल विवाह और दहेज प्रथा का जिक्र बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुछ जो पूर्व गाइस ऋग्वैदिक काल है इसमें कुछ प्रमुख स्त्री की बात करें तो इसमें अपाला ऐसे कुछ प्रमुख स्त्रियां हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं गाइस आर्थिक जीवन के बारे में।
देखो आर्थिक जीवन जो गाइस अगर कहा जाए आपसे कि ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था ये क्या था, तो आप बताना मेरे प्यारे भाई, पशुपालन था। ठीक है, सबसे प्रमुख जो पशु थी ये क्या होती थी, गाय होती थी, और जिसे अघन्या कहा जाता था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पूर्व वैदिक काल है या जो ऋग्वैदिक काल है इसमें गाय को क्या कहा जाता था, तो याद रखना इसमें गाय को अघन्या कहा जाता था। और ऋग्वेद में गाय शब्द का जो प्रयोग है ये लगभग 176 बार हुआ था। ये गाय जो है ये सबसे प्रमुख पशु थी, और जो गाय से दूसरे नंबर पर प्रमुख पशु था वो था घोड़ा। ठीक है, कृषि का जो महत्व है ये बहुत ही कम था, क्योंकि महत्व जो है गाय जी सबसे ज्यादा था पशुपालन का। और आगे चल करके जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का जो महत्व है ये सबसे अधिक हो गया, और उसके बाद गाय से उस दूसरे नंबर पर हो गया था पशुपालन, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे की खोज से गाइस आर्थिक भी जीवन में प्रभाव हुआ, आर्थिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन हुआ, सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, और व्यापार जो होता था ये विनिमय द्वारा होता था, क्योंकि मुद्रा की खोज नहीं होती थी। विनिमय का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई, जैसे मान लीजिए मैंने आपको चावल दिया तो आप मुझे उसके बदले में गेहूं दीजिए, ये होता था विनिमय। ठीक है, तो विनिमय के द्वारा होता था, मतलब गाइस आदान प्रदान होता था। मैं आपको कुछ दूं तो आप उसके बदले में मुझे कुछ दूसरा दो, ये होता था विनिमय। ठीक है, क्योंकि मुद्रा की खोज हुई नहीं थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आपको मुद्रा दूं उसके बदले में मुझे आप वस्तु दो, ऐसा नहीं हो सकता था ना। तो व्यापार जो है ये विनिमय द्वारा हुआ करता था। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आर्थिक जीवन के बारे में, मैंने आपको बताया राजनीतिक जीवन के बारे में, मैंने आपको बताया सामाजिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला बात करते हैं धार्मिक जीवन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके। तो अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें धार्मिक जीवन कैसा था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में वेद जो है गाइस ये धर्म से ही कुछ संबंधित है, तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस काल के लोग जो थे ये प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। यानी जो गाइस ऋग्वैदिक काल के लोग थे ये प्रकृति पूजक, यानी गाइस कहा जाए तो किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और बहुदेववादी, बहुदेववादी का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि बहुत सारे देवता को ये अपने अवतार या देवता या भगवान या ईश्वर के रूप में मानते थे। और देवताओं की जो श्रेणियां थी ये मुख्य रूप से तीन थी। एक अंतरिक्ष हुआ करती थी, एक पृथ्वी और एक आकाश। तो ये तीन श्रेणियां थी। अंतरिक्ष के कुछ प्रमुख देवता जैसे हो गए इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु ये थे कुछ अंतरिक्ष के प्रमुख देवता। पृथ्वी के कुछ प्रमुख देवता जैसे अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति, ये पृथ्वी के कुछ प्रमुख देवता हो जाएंगे। आकाश की बात करें तो जैसे सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु, ये जो थे गाइस ये आकाश के कुछ प्रमुख देवता थे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि सबसे अधिक जो गाइस देवताओं का जिक्र है ये देवता की किस श्रेणी में मिलते हैं, तो याद रखना आकाश वाले श्रेणी में मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सबसे लंबी लिस्ट जो है ये आकाश की ही आपको देखने को मिल रही होगी। ओके, अब यहाँ पर गाइस कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो देखो इंद्र जो है गाइस जी ये जो ऋग्वैदिक काल था इसके सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था, आपसे पूछा जा सकता है। और ऋग्वेद जो गाइस इंद्र थे इन्हें पुरंदर कहा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वैदिक काल है इसमें इंद्र का क्या कहा जाता था, इंद्र को क्या कहा जाता था, तो याद रखना पुरंदर कहा जाता था। और ऋग्वेद में जो इनके श्लोक हैं ये कुल मिलाकर के 250 के लगभग इनके श्लोक हैं, इसीलिए इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। गाइस मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, मैंने आपके लिए इतने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, भले ही राइटिंग अच्छी ना हो लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही कोशिश करके, बहुत ही मेहनत करके मैंने आपके लिए गहराई तक हर एक क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। मेहनत दिख रही है तो कम से कम इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर दो। एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्र तक, क्योंकि गाइस मेहनत आपके लिए करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए लगाए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है। कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दो और अपने मित्र तक शेयर कर दो गाइस, ताकि उन्हें भी फायदा मिले। लाइव की संख्या जब ज़्यादा होती है तभी गाइस कुछ मन भी लगता है पढ़ाने में, तो कृपया क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो अगले देवता है गाइस अग्नि। अग्नि गाइस ये होते हैं मध्यस्थ देवता। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो अगर आप गाइस उसे हवन में या अग्नि में
गाइस उसे आप प्रज्वलित करेंगे या अगर आप अग्नि को देंगे तो वो गाइस देवता तक पहुंचा देते हैं, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता कहा जाता है और ऋग्वेद में इसके लगभग 200 श्लोक वर्णित हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि सबसे प्रमुख देवता, तो आप कहेंगे इंद्र। अगर आपसे कहा जाता है कि इंद्र के बाद जो प्रमुख देवता है वो ऋग्वैदिक काल में किसे माना गया, तब आप कहेंगे अग्नि देवता को। ठीक है, इसके बाद आते हैं वरुण देवता। इन्हें वर्षा एवं समुद्र का देवता माना जाता है। सविता देवी जो है गाइस, इन्हें चमकते सूर्य का देवी माना जाता है, जो कि गायत्री मंत्र से संबंधित है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो ये किस देवी को समर्पित है, तो याद रखना सविता देवी को। ठीक है, और जो गाइस मित्र है ये उगता सूर्य, अश्विन जो है चिकित्सक देवता, पूषण जो है ये पशुओं और औषधि के देवता, और वनस्पत जो है गाइस, ये वनस्पत के देवता जो है ये है सोम देवता। ठीक है, जो गाइस सोम रस होता है ना, तो सोम के जो गाइस हैं ये वनस्पत के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बता दिया। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे पूर्व वैदिक काल के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, और लगभग अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि गाइस जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे मैंने हर संभव कोशिश की आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर बताने की। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसमें भी आपका गाइस 4 चीजें होंगी जो मैंने आपको ऋग वैदिक काल में बताया, वही आपका इसमें भी होगा उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इसमें भी कई सारे परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो अब आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गाइस आपको हमारी हर एक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिला करें। देखो, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक ऋग्वैदिक काल या जिन्हें आप पूर्व वैदिक काल कहते हैं, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का काल पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहलाया। और दूसरा काल है वो है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर के 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व तक काल के कह लो जो काल है, इसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर वैदिक काल है मेरे प्यारे भाई, इसमें गाइस लोहे की खोज हो गई थी, यानी लोहे की जो खोज है गाइस ये हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और आप सभी जानते हैं कि जब लोहे की खोज हो गई तो इसमें गाइस आर्थिक राजनीतिक, और न कि गाइस आर्थिक राजनीतिक बल्कि धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी कई सारे प्रभाव देखने को मिले। क्योंकि लोहे की जब खोज हो गई गाइस तो आर्थिक जीवन बदला, आर्थिक जीवन बदला तो धार्मिक में भी कुछ परिवर्तन हुआ, जब धार्मिक में परिवर्तन हुआ तो राजनीतिक और सामाजिक में भी परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें कई सारे गाइस डिफरेंट हैं उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को लेकर के कई सारी भिन्नताएं हैं, तो उसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, राजनीतिक जीवन सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखो, इसमें जो गाइस आपने देखा कि जो ऋग वैदिक काल है इसमें कबीलाई हुआ करते थे जिन्हें हम जन कहते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो जन है गाइस इसका आकार बड़ा होकर के क्या हो गया था, जनपद हो गया था। ठीक है, और राजा को जो महत्व है ये बढ़ गया था और पद वंशानुगत हो गया था। पद वंशानुगत का मतलब ये हुआ कि जो गाइस राजा होते थे, अगर कोई दूसरी पीढ़ी में राजा बनता था तो वो राजा का बेटा ही बनता था राजा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि जो इसका पद है ये वंशानुगत हो गया था। राजा का अधिकार बढ़ने से सभा समिति और जो गाइस इसकी महत्वता थी ये कम हो गई थी, क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल था या ऋग वैदिक काल था इसमें राजा की महत्वता नहीं थी, उनके पास से एकमात्र सीमित अधिकार थे। तो इसमें गाइस सभा समिति गढ़ और विदत इन सभी की सहायता ली जाती थी। लेकिन जब राजा का अधिकार बढ़ गया तो इनकी जो गाइस महत्वता है ये काफी ज्यादा कम हो गई। रत्निन की संख्या जो गाइस ये बढ़ गई, कितनी हो गई, 17 हो गई। पूर्व वैदिक काल में कुल मिलाकर के कितनी थी, 10 थी। ठीक है, और जब गाइस इसमें आर्थिक जीवन में प्रभाव हुआ, यानी जब लोहे की खोज हो गई आर्थिक जीवन में प्रभाव हो गया, तो निश्चित है कि गाइस जो अधिकारियों की संख्या ये भी बढ़ेगी, क्योंकि अधिकारी को ही रत्निन कहा जाता है, आपने देखा ही। और जो गाइस जिसमें कर व्यवस्था है इसका विस्तार हो गया, अब स्वेच्छा की जगह नियमित कर दिया गया था। गाइस आपने देखा कि जो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल था या ऋग वैदिक काल था उसमें जो गाइस कर था उसे बलि कहा जाता था, जो कि एक स्वेच्छा कर हुआ करता था, जिसकी इच्छा थी वही देता था। लेकिन अब इसमें कर व्यवस्था का विस्तार हो गया, अब स्वेच्छा की जगह नियमित कर दिया गया, यानी कि आपको कर देना ही देना है। सेना एवं न्याय जो है गाइस अभी पूर्णतः स्थायी नहीं हुई थी, यानी सेना जो गाइस जो आर्मी वगैरह होती थी इसका गाइस कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा अस्थायी नहीं हुई थी, बस सीमित अधिकार में मिलते हैं। बात करते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में बात करें गाइस तो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी परिवार। परिवार धीरे धीरे बड़े हुए तो कुछ ग्राम बने, ग्राम बड़े हुए तो गाइस उसमें विश्व हुआ, विश्व बड़ा हुआ, जन जन से बड़ा हुआ तो जनपद मिलकर के बन गया। ठीक है, और इसमें जो गाइस अब वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर ना होकर के अब जन्म पर आधारित होती थी, क्योंकि आपने देखा जो पूर्व वैदिक काल था या ऋग वैदिक काल था इसमें जो गाइस वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। ये काफी ज्यादा अच्छा गाइस था उस समय,
कि अगर आप जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से आपको आपकी वर्ण व्यवस्था मिलेगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको लेकर के कई सारे गाइस डिफरेंट देखने को मिले। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये बदल गई। इसमें गाइस ब्राह्मण, जिनका अगर आपका जन्म हुआ ब्राह्मण में तो आप गाइस ब्राह्मण ही रहेंगे। अगर आपका जन्म हुआ क्षत्रिय में तो आप जन्म क्षत्रिय रहेंगे। वैश्य हुआ तो वैश्य और शूद्र हुआ तो शूद्र। सबसे ज्यादा गाइस जो श्रेष्ठ गाइस जातियां मानी जाती थी वो ब्राह्मण मानी जाती थी, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ऐसा माना जाता है गाइस जो शूद्र हुआ करते थे ये गाइस ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करने के लिए इनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता था। ठीक है। और इसमें गाइस आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम व्यवस्था जो गाइस ये 4 प्रकार की हुआ करती थी। ठीक है। 4 प्रकार की मतलब यह गाइस कि जीरो से लेकर के जब आपका जन्म हुआ उससे लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था को ब्रह्मचर्य की अवस्था कहा जाता था। और 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की अवस्था को, यानी 25-25 के वर्ष में गाइस बांटे गए थे चारों आश्रम व्यवस्था को। ठीक है। तो 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की आश्रम व्यवस्था को गृह अवस्था कर दिया गया, गृहस्थ कर दिया गया। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें आपकी शादी हो जाती थी और गाइस इसमें जो मतलब बाल बच्चे हैं ये गाइस हुआ करते थे तो गृहस्थ अवस्था हो जाती थी। ठीक है। और इसके बाद 50 से लेकर के 75 तक की जो वर्ष अवस्था होती थी इन्हें वानप्रस्थ, और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक की अवस्था को संन्यास अवस्था कहा जाता था। यानी इसमें आप भगवान का स्मरण करेंगे और धीरे धीरे आपका निर्माण हो जाएगा। ये माना जाता था आश्रम व्यवस्था का जो सबसे अंतिम व्यवस्था थी, संन्यास अवस्था, जो कि 75 से 100 वर्ष तक की मानी जाती थी। ठीक है। जो सबसे श्रेष्ठ गाइस आश्रम व्यवस्था मानी गई वो गृहस्थ व्यवस्था मानी गई। गृहस्थ जो है सबसे श्रेष्ठ आश्रम व्यवस्था मानी गई। और स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे इसमें गिरावट गाइस देखने को मिली, क्योंकि आपने देखा जो पूर्व वैदिक काल है या ऋग वैदिक काल है इसमें स्त्रियों की स्थिति जो थी काफी ज्यादा उच्च थी, क्योंकि इसमें गाइस समिति विदत, इसमें गाइस स्त्रियां जो है भाग ले सकती थी। तो वही उत्तर वैदिक काल में जो समिति है या विदत है इसमें स्त्रियों को भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं था, यानी भागीदारी इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। तो स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी बहुत गिरावट हो गई और पर्दा प्रथा की भी शुरुआत हो गई थी। और इसमें जो कुछ प्रमुख स्त्रियां थी जैसे नेत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, ये इसमें कुछ प्रमुख स्त्रियां थी जो कुछ उस समय की वेदुषी कहलाई थी। ठीक है। बात करते हैं आर्थिक जीवन। तो गाइस अब जो कुछ प्रमुख व्यवसाय था ये कृषि हो गया था, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। आपने देखा जो पूर्व वैदिक काल है या जो ऋग वैदिक काल है इसमें जो प्रमुख व्यवसाय था ये क्या था, ये प्रमुख व्यवसाय था आपका गाइस उसमें पशुपालन। तो वहीं उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय हो गया ये कृषि हो गया, क्योंकि इसमें लोहे की खोज हो गई। और लोहे की खोज होने से गाइस जिसमें आर्थिक जीवन में प्रभाव हुआ, कई तरह के औजार बनाए जाने लगे। तो इसमें जो आर्थिक व्यवस्था जो गाइस प्रमुख व्यवसाय ये कृषि हो गया था। ठीक है। और याद रखना जो काटक संहिता है गाइस इसमें 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। और जो इसका दूसरा प्रमुख व्यवसाय था ये पशुपालन था। उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ, विदेशी व्यापार का प्रमाण भी मिला, सिक्के का प्रचलन इस समय भी नहीं था। इस काल में जो आर्थिक प्रगति है गाइस इसके कारण नगरीकरण भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि आर्थिक स्थिति में कुछ प्रभाव देखने को मिले। आर्थिक स्थिति में गाइस कुछ प्रगति हुई तो इसमें नगरीकरण भी देखने को मिला। धार्मिक जीवन की बात करें तो इसमें यज्ञ एवं कर्म कांडों की महत्वता बढ़ गई, यानी गाइस कुछ ढकोसले वगैरह हुआ करते थे, यानी कर्म और जो गाइस यज्ञ हैं ये बढ़ गए थे। जो गाइस क्षत्रिय होते थे वो यज्ञ ज्यादा करते थे तो ब्राह्मण ज्यादा यज्ञ करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व जो है ये बढ़ गया था। तो वही ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में यज्ञ एवं कर्म कांडों की कोई भी महत्वता नहीं थी। और जो गाइस धार्मिक जीवन है इसके जो प्रमुख देवता हैं ये जो उत्तर वैदिक काल है इसके जो प्रमुख देवता हैं ये प्रजापति जो कि सृजन के देवता माने जाते हैं, इनको माना गया। तो वहीं आपने देखा पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख देवता है ये इंद्र को माना गया था, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, है ना। तो गाइस जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जो प्रमुख देवता हैं ये प्रजापति को माना गया जो कि सृजन के देवता माने जाते हैं। और विष्णु को गाइस पोषण एवं रक्षक का देवता माना गया, रुद्र को पशुओं का देवता माना गया, वरुण को जल का देवता और पूषण को शूद्रों का देवता माना गया। उत्तर वैदिक काल और जो गाइस ऋग वैदिक काल है इसमें देवताओं का पूर्ण रूप से गाइस जो कर्म है ये पूर्ण रूप से अलग था, पूर्ण रूप से भिन्न था। तो याद रखना। ठीक है। इस काल के जो कुछ प्रमुख यज्ञ हुआ करते थे जैसे राजसूय यज्ञ जो होता था गाइस ये प्रतिष्ठा हेतु करवाया जाता था। और गाइस जो वाजपेयी यज्ञ होता था ये शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ जो है ये राज्य विस्तार के लिए होता था। अब आइए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको बता दें कि जो उत्तर वैदिक काल है इसमें कर्म कांड एवं बलि की प्रधानता हो गई थी, यानी कर्म कांड और करों की प्रधानता हो गई थी।
अब आइए कुछ वैदिक काल की प्राचीन नदियों के जो प्राचीन नाम है और जो आधुनिक नाम है इनके बारे में हम देख लेते हैं और उसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक बात तो यहाँ पर और बता दूं कि अब अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी, लगभग कितनी देर की क्लास हुई है आपकी, लगभग 40-40 मिनट की क्लास हो जाएगी। चलिए पहले इसे देख लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो गाइस, जो सबसे प्राचीन नदी है वो है वितस्ता, जो कि गाइस इसका नया नाम हो गया झेलम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम का प्राचीन नाम तो वितस्ता है। और जो गाइस रावी नदी है इसका जो प्राचीन नाम है ये परुष्णी था। और जो सतलज नदी है सतरुदी, और अस्किनी का जो नया नाम है ये चिनाब है। सदा नीरा यानी जो सदा बहने वाली नदी ऐसा माना जाता है, तो इसका जो नया नाम है वो है गंडक। कुंभा नदी इसका जो गाइस नया नाम है ये है काबुल। और जो गाइस बिपाशा है इसका नया नाम ब्यास नदी है। सरस्वती को गाइस गग्गर भी कहा जाता था, गग्गर नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको पूर्व वैदिक काल या आपने देखा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर एग्जाम में आता है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं गाइस 100% दावा करता हूँ, 100.1% दावा करता हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब इसके बाद गाइस हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस की जो गाइस क्लास है बहुत जल्द आपको मिलेगी। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये जो मेहनत है आपको कैसी लगी। हाँ, भले ही गाइस हमारी आपकी जो गाइस लिखावट है या राइटिंग जो है थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से लिखने की कोशिश की है ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में ही आमंत्रण है, आप गाइस से पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट खुला रहेगा, हमेशा आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेहनत कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज की इस इंपॉर्टेंट मेडिसिन ही। अब इसके बाद गाइस हम इसका प्रैक्टिस करने के बाद जो आपकी सिलेबस में अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध, इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसकी जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से मिलते हैं दूसरी नई वीडियो। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।